नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज की क्लास में, जहां पे हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस स्टडीज का। ये चैप्टर 5 है। मैं जब ये चैप्टर पढ़ाने आ रहा था ना पहली बार भी, तभी मुझे लगता था कि इसको पढ़ाना है क्यों। ऑर्गेनाइजिंग बड़ा आसान है। बचपन से मुझे याद है, जब मम्मी या पापा घर से बाहर जाते थे, हम पूरा घर नीचे उतार देते थे। फिर पापा और मम्मी आके हमें ऐसी ट्रीटमेंट देते थे, हम सारे सामान को उसकी वापस उन्हीं जगहों पे रखते थे। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। इतना आसान है। अब इस ऑर्गेनाइजिंग को मुझे बिजनेस में यूज करना है, तो मैंने तो बचपन में ही सीख लिया था। अब आपने आपने सीखा या नहीं सीखा मुझे नहीं पता। अगर आपके घर में मेड वगैरह आती है तो शायद दिक्कत हो आपको समझने में। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए आपको ये खुद से पर्सनल एक्सपीरियंस करना होता है सर। डन। चलो सर, शुरू करते हैं बेटा चैप्टर। बेटा आज की क्लास में हम लोग 3 चीज करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग के कंसेप्ट और मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद स्टेप्स देखेंगे कि क्या स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के, और थर्ड एंड लास्ट चीज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बस ये 3 चीज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे बेटा। ये मैं पहले इसलिए बताने लग गया हूँ क्योंकि आजकल मैंने बच्चों की एक टेंडेंसी देखी है, मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ और कितना थोड़ा सा पढ़ाता हूँ सर, अब छोड़ दो प्लीज। अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मैं कितना पढ़ाने वाला हूँ, इससे पहले कोई क्यों और चाह नहीं करेगा बेटा, ठीक। चलो सर शुरू कर दो। सबसे पहले बेटा ऑर्गेनाइजिंग। बेटा अभी ऑर्गेनाइजिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे मीनिंग और कंसेप्ट को समझने के लिए, वो मैं सब लिख के लाया हूं बेटा, ठीक। चलो सर, सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। वंस द प्लान हैव बीन लेड आउट एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड देयरऑन, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइज। लेकिन किसको? रिसोर्सेज इन अ मैनर विच लीड्स टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। समझ आ गया सर? एक बार आपका प्लान बन जाए और ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए, एक बार आपका प्लान बन जाए और प्लान में आपने सेट कर दिया ऑब्जेक्टिव, मुझे 10% की सेल चाहिए, सेट हो गया। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है? उन सारे रिसोर्सेस को लेके इस तरीके से यूज करती है कि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। पहली लाइन समझ में आ गई सर? मुझे याद भी हो गया अब तो सर, मैं बिना याद किए भी लिख दूंगा। सुनाऊं क्या? वंस द प्लान्स हैव बीन डन। चलो सर आप सुना दो मुझे आगे। The activities of an enterprise must be organized in such a manner that plans can be successfully implemented। अब ये लोग पता है क्या कहते हैं? सर आपके सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन ऑर्गेनाइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा क्यों? कहता आप प्लान कर लो, ऑब्जेक्ट सेट कर दो, टारगेट्स ले लो, लेकिन आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाए, सर बेकार है सर फिर। अगला, अब ये मोस्ट डिमांडिंग लाइन बेटा। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। मतलब सपने को साकार अगर करना है तो ऑर्गेनाइज लगाना पड़ेगा बेटा। बंद आंखों से सपना देख लिया, अब उसको अगर रियलिटी बनानी है काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हम में से यहाँ पे बैठा हुआ बेटा सब बच्चा ऑल इंडिया रैंक चाहता है, मैं खुद चाहता था, बट क्यों? क्योंकि मैं तो अपने आप को मिल नहीं सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को मिल गया हूँ बेटा। डन। अब ऑल इंडिया रैंक कैसे आएगी? उसके लिए करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज, रिसोर्सेस को इस मैनर में लगाना है कि मेरा रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो जाए। डन। चलो सर अगला। The organizing function leads to creation of an organizational structure। एक ऑर्गेनाइजेशन का इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर 2 चीजें इंक्लूड हुई बेटा। पहला, डिजाइनिंग द रोल्स टू बी फिल्ड, वो कौन कौन सी पोस्ट है जो मुझे फिल करनी है। अगला, किससे किससे? बाय सुटेबल स्किल्ड पीपल। और अब मान लिया मैंने उन लोगों को जॉब पे रख लिया, द नेक्स्ट थिंग इज डिफाइनिंग द इंटर रिलेशन। डिफाइनिंग इंटर रिलेशन, लेकिन किसके बीच में? These role so that ambiguity in performance of duties can be eliminated। अब इन तीनों लाइनों का मैं मतलब आपको बताता हूँ। सबसे पहले बोला कि अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजिंग इस तरीके से हो कि आपका रिजल्ट अचीव हो, तो 2 बातों का ध्यान रखना। बात नंबर 1, स्किल्ड लेबर ले आओ और उन स्किल्ड लेबर को उनका काम बता दो जिस तरीके से वो होना है। डन। अगला सर, ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इंप्लाइज अ प्रोसेस। अच्छा सर मुझे समझ में आया, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। क्या इंप्लाई करता है? कोऑर्डिनेट। किसको कोऑर्डिनेट कराना है सर? ह्यूमन के एफर्ट को, असेंबल रिसोर्सेस को, और इंटीग्रेट बोथ इनटू यूनिफाइड। अब समझ आया? कह रहे हैं कि सर ह्यूमन को मशीन से मिला दो, ह्यूमन को मशीन से मिला दो और कुछ इस तरीके के रिजल्ट आए कि उससे एक काम हो जाए सर, यूनिफाइड हो जाए। होल द यूटिलाइज फॉर अचीविंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये दोनों लोग मिलके रिजल्ट ही अचीव करें।
अगली लाइन सर, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, ऊपर भी बोला था यहाँ भी बोल रहा है, लेकिन किस चीज का प्रोसेस अभी, इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अच्छा अच्छा एक मिनट सर, ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग, पहली बात कह रहा है, कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ प्लान को इम्प्लीमेंट करने का इनिशिएशन है। ओ आई सी, अभी समझ आया, प्लान बन गया, इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये ऑर्गेनाइजिंग बताता है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है इनिशिएट करना इम्प्लीमेंटेशन बाय क्लैरिफाइंग, लेकिन कैसे सर, वो बताता है कि जॉब क्या है और करना क्या है, रिलेशनशिप, इफेक्टिवली डेवलपिंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। अगला लास्ट, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। अच्छा पहले डिफाइन करता है फिर ग्रुप करता है, किसको, द एक्टिविटीज, किसकी, इंटरप्राइजेस की, ताकि इस्टेब्लिश हो जाए अथॉरिटी, रिलेशनशिप अमंग देम। सर अब जितनी बात हो सकती थी मैंने आपको सारी बात समझाई, अगर आप जादू देखना चाहते हो तो आप सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड पढ़ना, देखना पूरा मीनिंग समझ में आएगा। लो सर आपका टाइम शुरू होता है अब, सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड पढ़ना, मैं खुद पढ़ के बनाता हूँ बेटा, अब आपको देखना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका समय शुरू होता है पढ़ने का अब। चलो बच्चों बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने सुनाया बेटा, लेकिन बेटा जब मैं आपको ये पढ़ाना शुरू ही करने वाला था ना, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मैंने एक आइडिया लिया लेकिन वो आइडिया मेरे से गलत हो गया। मैंने एक आइडिया लिया और आइडिया गलत हो गया। आइडिया गलत नहीं हुआ, आइडिया की स्पेलिंग गलत हो गई। आइडिया की स्पेलिंग क्या होती है, IDEA, मेरी क्या है, आपको भी साला मैं मतलब मार्केट में आने से पहले ही लीक हो गया हूँ, हाय राम, मतलब मेरी पॉपुलैरिटी में आने से पहले ही फैल गई है। चलो खैर क्या कह सकते हैं सर, शाहरुख खान के वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो, चाह नहीं रहे, छोड़ो खैर आओ। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में बेटा एक मेमोरी टेक्निक है जिसका नाम है IDAE, डन। चलो सर लेकिन मेरा निमोनिक्स जब भी आएगा, ये निमोनिक्स नहीं है, ये सिर्फ मेमोरी टेक्निक है बेटा। निमोनिक्स और मेमोरी टेक्निक में फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये हेडिंग्स याद हो जाए, मैं इसलिए ऐसा करा रहा हूँ बेटा, ठीक। अच्छा सर हेडिंग्स इसलिए भी आपके NCERT में इंपॉर्टेंट है, सॉरी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में जो कॉपी चेक हो रही है और जो बच्चे फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं, अगर आप उनकी कॉपीज देखो तो उन्होंने हेडिंग्स डिट्टो NCERT की लिखी हुई है, उस बुक की नहीं, ठीक। चलो सर अच्छा सबसे पहले बेटा हम समझ लेते हैं स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग आपको करना है ना तो करो ना सर, लेकिन इसको लगाने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहली बात, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि काम क्या है, और जब आइडेंटिफाई हो जाए काम तो उस काम को भी आप अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दो। डन भाई, मेरे घर में शादी है, काम तो आइडेंटिफाई हो गया, अब लेकिन सर उस शादी के काम को मैंने अलग अलग कामों में बांट दिया है। डन। दूसरा काम डिपार्टमेंटलाइजेशन है। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है सर, अब उस काम को आप छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करो। बात नंबर 2, द नंबर 3 इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सर सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मैंने उसके डिपार्टमेंट्स बनाए, अब उन डिपार्टमेंट्स को मैं अलग अलग लोगों को दे रहा हूँ, ये तुम कर लेना, ये तुम कर लेना, ये तुम कर लेना। एंड द लास्ट वन इज एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है, काम तो तुम कर लेना, लेकिन सर कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना पड़े। जब भी कोई मेजर बात हो मेरे से आगे पूछना, ऐसे नहीं कि शादी है तो तुम जाओ और बहू उठा के ले आओ, लो भैया जी आ गई बहू, नहीं, मेरे से अथॉरिटी ले लेना बेटा। डन। चलो सर अब इन सारी चीज़ों को हम लोग इंडिविजुअल तरीके से देखते हैं सर। सबसे पहली चीज है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन, जो करना है इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली डिटरमिन्ड प्लान। एक मिनट सर, एक मिनट, आइडेंटिफाई कर लेना, लेकिन प्लान्स के अंदर लिखे होंगे कि इसको करना कैसे है सर, आप उसी के अकॉर्डिंग करो कि प्रीवियसली डिटरमिन्ड प्लान्स, अपना कुछ नहीं ऐड कर देना। अगला, the work is divided into manageable activities। ध्यान रखना बेटा ये कीवर्ड है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया लेकिन ये कीवर्ड है। आप जब आइडेंटिफाई कर लेना और उसको जब डिवाइड करने वाली बात है तो उसको मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड करना, ऐसा ना हो जाए कि सर ये तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे बिना, सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड।
सर ऐसा इसीलिए कहीं ये ना हो जाए सेम काम एक से ज्यादा आदमी को मिल जाए। तो दूसरा कीवर्ड आया, अवॉइड करना है क्या, डुप्लीकेशन। एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉइज, बट उसका बर्डन कौन शेयर करेगा, एम्प्लॉइज। क्यों, क्योंकि सर मैनेजमेंट प्लान कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है, करना तो देखो एम्प्लॉय को ही पड़ेगा। डन। चलो सर, पहली बात समझ में आ गई, लेकिन मैं इसको चारों एक साथ याद कराऊंगा बेटा। अगली बात सर, डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर अरे ओए, ये राहुल डेयरी मेरे घर के बगल में उन्होंने अपना कहीं पे डिपार्टमेंट खोला है क्या? डिपार्टमेंट या ब्रांच? एक दुकान जब कोई दूसरी दुकान खोलती है तो वो डिपार्टमेंट होता है कि ब्रांच होता है? सर वो ब्रांच होता है। तो क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला है क्या? मैंने कुछ गलत बोला है क्या? हाँ मुझे पता चला, वो राहुल डेयरी पहले एक जगह पे दूध भी बेचता था और बिस्किट्स भी बेचता था। अब मैं उसकी दुकान पे गया, वो मुझसे कहता अरे प्रसन्नजीत बिस्किट चाहिए क्या? मैं कहा हाँ। कहता वो ना बगल वाले से ले लेना। मैं कहा बगल वाले से? कहता हाँ हमने अपने डिपार्टमेंट्स खोल दिए अब। अच्छा ब्रांच नहीं, ये डिपार्टमेंट है बेटा, समझो। वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, बार बार देखो वो फिर से बोलेगा बेटा, मैनेजेबल एक्टिविटीज, मैनेजेबल एक्टिविटीज, देन those activities which are similar in nature are grouped together। उसने सारे बिस्किट सारे कुकीज एक जगह कर दिए सर, वो क्योंकि वो क्या थे सर, सिमिलर इन नेचर थे, इसीलिए उसने को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। काम में भी आप कैसे करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कोई काम ऐसा है जो कि सेम सेम नेचर का है, तो अलग अलग लोगों को देने से अच्छा उसका एक ग्रुप बना दो, एक डिपार्टमेंट बना दो। अगला, दिस ग्रुपिंग कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओ आई सी, अभी समझा। अरे सर सगाई में भी खाना खिलाना है, तिलक में भी खाना खिलाना है, रोका में भी खाना खिलाना है, तो सर ये खाना बनाने वाला काम ना कैटरर को दे दो सर। देन समझ में आया क्या? क्योंकि सिमिलर काम था, मैंने क्या कर दिया, ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग ही क्या कहलाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगला सर, एग्जाम्पल बताओ ना सर। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बेसिस आर टेरिटरी। सर कैसे होता है डिपार्टमेंट, टेरिटरी के हिसाब से, नॉर्थ तुम देख लो, साउथ तुम देख लो, वेस्ट मैं देख लेता हूँ। या फिर अगर क्या नाम है, रीजन के हिसाब से नहीं करना तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से भी कर सकते हो। अभी जैसे मैं आपको समझा रहा था, दूध और बिस्किट, अप्लायंसेस, क्लॉथ, कॉस्मेटिक। डन, समझ में आया सर, डिपार्टमेंट भी समझ में आया। थर्ड देखो सर, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। बेटा ये दोनों काम अभी आपका था, आप सिर्फ डिसाइड कर रहे थे, दो चीजों में आप सिर्फ और सिर्फ डिसाइड कर रहे थे कि करना क्या है, आइडेंटिफिकेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब देना है कि ये तुझे करना है। It is necessary to define the work of different job positions and accordingly allocate work to various employees। ये जरूरी है कि हम पोस्ट डिसाइड करें, तभी तो काम बटेगा। Once department have been formed, each of them is placed under a charge of an individual। एक बार बस मेरा ये क्या नाम है, डिपार्टमेंट बन जाए, उसके बाद में उसका एक इंचार्ज बना देता हूँ, एक इंडिविजुअल को, वो उस ग्रुप को देखेगा बेटा। डन सर, ये भी खत्म हुआ। लास्ट में जाते हैं सर, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। दो बातें बोली बेटा, पहले तो तुम अथॉरिटी इस्टेब्लिश करो, हो गई सर। उसके बाद वो अथॉरिटी रिपोर्ट किसको करेगी, आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाओ। इसीलिए आपने बहुत सारे एमएनसीज में देखा होगा, वहाँ कल्चर होता है सर, छुट्टी हो घर चले जाना, मैं मना नहीं करता, लेकिन जाने से पहले आज क्या किया है आप उसको मेल कर देना सर। अभी समझे क्या, पता चल जाएगा सर मुझे। merely allocating work is not enough। काम दे देने से नहीं होता सर, देखना भी पड़ता है। each individual should also know who is has to order, किससे ऑर्डर लेना है, from and to whom he is accountable, और किसके तरफ वो अकाउंटेबल है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप, यही इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ऑर्डर किससे लेना है बताना किसको, इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपका खत्म होता है बेटा स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एमटीएस का आइडिया की स्पेलिंग गलत, जल्दी से याद कर दो। चलो बेटा, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट पे इस क्लास के, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बेटा इसका एमटी है बेटा, मैं आपको निमोनिक्स कराऊंगा ठीक, जैसा मेरी वाली वीडियो में। अभी फिलहाल मैं आपको करा रहा हूँ सर, इसको याद करने के लिए एमटी, एमटी का नाम है इसको सीडी, इसको बोले तो SCOCEDE, इसको सीडी सर। सबसे पहले क्या है सर इंपॉर्टेंस, मैं पहले सिर्फ हेडिंग याद करूंगा बेटा ठीक। पहला क्या है सर,
बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन बेटा, कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस है पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन करने से बेनिफिट मिलता है। मैंने पूछा कैसे, कहते हैं कि अगर आप एक ही एम्प्लॉय को बार बार बैंक भेजोगे मनी डिपॉजिट करने के लिए, तो पहले दिन लाइन में लग के जमा कराएगा, दूसरे दिन हो सकता है वो फिर से लाइन में लगे, लेकिन तीसरे दिन वो लाइन में नहीं लगेगा, वो कुछ जुगाड़ निकाल लेगा। हो सकता है वो क्लर्क के साथ दोस्ती कर ले और टेबल के नीचे से दे दे पैसा जमा कराने के लिए। या सर एक दिन ऐसा भी आ सकता है वो इतना स्पेशलाइज हो जाए, वो कहे सर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सेटिंग कर ली वहाँ पे एक मैडम से, अब बस मैं कॉल कर दूंगा, मैडम आएगी और ले जाएगी पैसा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने काम बार बार करने से उस काम का तोड़ निकाल लिया। स्पेशलाइजेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन बेटा। अगला है सर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अगर आप ड्यूटीज असाइन कर दोगे तो मुझे पता रहेगा ना कि सर मुझे ऑफिस में जाके करना क्या है। नंबर 2 क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सर थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर किसी एक आदमी को उसका काम बता दोगे तो वो आके वो वाला काम करेगा, खत्म करेगा, खाली पीली नहीं बैठेगा, कहेगा सर मुझे थोड़ी ना पता था ये मुझे करना है। तुझे पता था ये तुझे करना है सर। तो थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटा। नेक्स्ट इज अडॉप्शन टू चेंज बेटा। इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे ना हल्के फुल्के चेंजेस पॉसिबल हैं। अगर हल्के फुल्के चेंजेस पॉसिबल है तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ compete करेगा और अपने आप को अमेंड भी कर लेगा सर। अगला पॉइंट है अडॉप्शन टू चेंज सर। उसके बाद है सर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मुझे पता रहेगा ना कि ये काम करता है, वो काम करता है, ये काम करता है, तो मैं अगर किसी से पूछना होगा तो मैं पर्टिकुलर आदमी के पास ही जाऊंगा। इससे क्या हुआ? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाएगी तो आप स्कूल में जाओगे क्या? नहीं सर, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। ये क्या है सर? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल। अगला सर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। एक ही काम एक ही आदमी को देने से वो उस काम में मास्टर बन जाता है सर। और उस पर्सनल का ये वाला पॉइंट बेटा एम्प्लॉय के लिए, उसका भी डेवलपमेंट होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ सर। ऑर्गेनाइजिंग करने से आपकी फर्म का भी बेनिफिट होता है। डन सर। अब एक बार इसको जरा हम लोग इस मेमोरी टेक्निक से देख लेते हैं सर। एस स्टैंड फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है एस। सी स्टैंड फॉर क्लैरिटी इन वर्किंग। अब एस सी ओ में ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेमोरी टेक्निक है, इसको सी डी, इसको हो गया एस स्पेशलाइजेशन, सी क्लैरिटी, ओ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। उसके बाद है सी डी, सी ई डी ई सर। उसका सी है चेंज, अडॉप्शन टू चेंज। उसका ई है सर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो सर इसको सी ई हो गया। अब मुझे करना है डी, डी ई सर। डी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एंड द लास्ट ई स्टैंड फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अभी मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पहले सुनूंगा बेटा, और वो भी 1 मिनट के अंदर। बेटा आप बच्चे हकीकत में दिल खुश कर रहे हो। आपको मैंने 1 मिनट दिया था और आप लोगों ने सेकंड्स भी नहीं लिए और सुना दिया। बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब एक चीज पक्की है, मैं पढ़ा अच्छा रहा हूँ। डन। चलो सर आगे देखते हैं सर। पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में पहली चीज देखते हैं। देखो ना अभी ना आपको इसकी हेडिंग से ही बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा एग्जाम में, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं सर। ऑर्गेनाइजिंग लीड टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि तुम काम पर्टिकुलर आदमी को देते हो सिस्टमैटिक तरीके से अमंग्स वर्कफोर्स। उससे होता क्या है? दिस रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज इनहांस प्रोडक्टिविटी। एक तो काम कम हो गया क्योंकि स्पेशल आदमी को मिल गया, और इससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। तो अगर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो अल्टीमेटली फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब ऑन रेगुलर बेसिस। अब ये यहाँ पे इसका मतलब बता रहा है ये कि प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ी, क्योंकि स्पेसिफिक आदमी स्पेसिफिक काम कर रहा है। लास्ट लाइन रिपीटेटिव परफॉर्मेंस, एक ही काम बार बार करने से ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलाउ अ वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन द एरिया एंड लीड टू स्पेशलाइजेशन। अब बेटा एक बार मैं आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा, बस आप एक बार ना मेरे साथ सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को देख लो बेटा, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को देख लो। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब, ओके, रिड्यूस द वर्कलोड, इनहांस प्रोडक्टिविटी, repetitive performance, gain experience, lead to specialization.
डन, याद हो गया बेटा। लेकिन इसमें एक लाइन ना मेरे से रह गई, उसको आप ना अंडरलाइन करना बेटा, यहाँ से इस ये वाला, स्पेसिफिक वर्कर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये किसका एग्जांपल है? इनहांस प्रोडक्टिविटी का। डन, अगला देखते हैं सर, जल्दी जल्दी दिखाओ सर, मैं आपसे ज़्यादा जल्दी में बेटा। अगला है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इससे क्या होता है सर? क्लैरिटी रहती है कि कौन क्या कर रहा है सर। अभी मैंने उसको बोल दिया कल मिलूंगा, डन, क्लैरिटी है ना सर किससे मिलना है ना सर। आओ, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे रिपोर्ट किसको करना है, हु इज टू रिपोर्ट टू वूम, किसको किसको रिपोर्ट करना है। पता चला मार्केटिंग वाला हेड परचेजिंग वाली मैडम के साथ बात कर रहा है, तो मैंने पकड़ लिया क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि क्लैरिटी था ना, तुम दोनों बात नहीं कर सकते सर, तुम्हारे डिपार्टमेंट अलग है। अभी समझ में आया क्या? हाँ जी सर, अभी पक्का पक्का समझ आया। क्रिएटिंग अ हायरार्किकल ऑर्डर thereby enhancing the fixation of responsibility and specification to the extent of authority to be exercised by an individual। सर क्लैरिटी से पता रहता है कौन क्या कर सकता है और किस हद तक कर सकता है बेटा, ये सब यहाँ नहीं। चलो सर, बहुत बढ़िया, समझ आया सर, पक्का पक्का समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, एक बात तो तय है कि कल को हम लोग एम्प्लॉय नहीं बनेंगे बेटा, अपन बनेंगे एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय बनेंगे तो ये सब मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैं ये सब किस पे लगाऊंगा? एम्प्लॉइज पे। क्या कर रहा था बे तू मैडम के साथ? डन, चलो सर अगला, अडॉप्शन टू चेंज सर, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है वो मैंने इंटेंशनली छुड़वाया अभी। अडॉप्शन टू चेंज बेटा, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अकोमोडेट चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट। सर क्या बोला? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ बिजनेस एंटरप्राइजेस, कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग करने से आप, अब क्या होगा जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे होगे ना या इनिशिएट कर रहे होगे, तो आप बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ भी बातचीत करोगे, देखोगे, उसको चेंज को अडॉप्ट करोगे और उसको यूज करोगे। इट अलाउ, इसको लगाने से होगा क्या? इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी सूटेबली मॉडिफाइड। मैंने नहीं बोला कंप्लीटली मॉडिफाइड, मैंने बोला सूटेबली मॉडिफाइड। एंड द रिवीजन ऑफ interrelationship among the managerial level to pave the way for a smooth transition. And the last line, it also provide much needed stability to the enterprises as it can be continue to survive and grow in spite of change। बेटा ये कह रहा है कि अगर आप adoption to change इसका एक importance है रखोगे तो इससे आपको ही फायदा होगा, आप स्टेबल रहोगे और आप चेंज के साथ अपने आप को भी सूटेबल चेंज करते रहोगे, ताकि चेंज होने के बावजूद आप सरवाइव भी कर पाओ, ग्रो भी कर पाओ। डन। अब देखो बेटा जरा जल्दी से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग लीड टू द प्रॉपर यूजेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सही है ना सर? अगर ऑर्गेनाइजिंग रहेगा तो मुझे पता रहेगा कौन आदमी, कौन सा पैसा और कौन सी मटेरियल क्या काम कर रहे हैं। डन। अगर मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग नहीं रहेगा ना बेटा, तो मेरे पास बहुत सारा पैसा फीस के, आप समझो कि फीस के फॉर्म में आया और मैंने उसको काउंटर के अंदर रखा हुआ। अरे कोई फायदा नहीं सर, प्लानिंग करो और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो। वो कहाँ होना चाहिए? बैंक्स में होना चाहिए। और बैंक में भी कहाँ होना चाहिए सर? ऑटो स्वीप में होना चाहिए। एफडी का रिटर्न मिलता है। डन। चलो सर अगला देखते हैं सर, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब करने से क्या होता है? अवॉइड ओवरलैपिंग, ये बात हम लोग बार बार देख रहे हैं, ऑफ वर्क एंड ऑल्सो मेक पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन सर, प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन और मिनिमाइजिंग वेस्टेज। और ये सर ऑप्टिमम, अब ना सर मुझे ना पक्का पक्का कीवर्ड मिला, अब तो मैं कभी गलती नहीं करूंगा सर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से 3 बातें होती हैं अगर वन लाइनर में आता है। पहला, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन, प्रिवेंशन ऑफ कंफ्यूजन और तीसरा मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। डन। चलो सर अब देखें सर लास्ट के 3, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब इन सबसे क्या हो जाएगा सर? मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज देयरबाय बिकम इजी
एंड दिस ब्रिंग इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्टली बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके जो टीम मेंबर होते हैं ना, उनको यही नहीं पता होता कि साला मेरा रोल क्या है। वो आपस में बैठ के से बात ही करते रहते हैं। अगर इफेक्टिवली आप सबको सबके रोल बता दोगे तो बात बन जाएगी सर। अरे तुझे ऑफिस में नहीं बैठना, सुबह तैयार होके तू ऑफिस आ जाता है, इससे थोड़ी ना चलेगा बिजनेस। तूने रोड पे होना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। अगला देखते हैं सर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। बेटा ये वाला पॉइंट ना स्पेसिफिकली पर्सनल्स के लिए बेटा, और ये वाला पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट, ये बेनिफिट ऑफ, इसका फायदा फर्म को मिला। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन से इसका फायदा किसको मिला, फर्म को मिला। स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन वैसे मिल दोनों को रहा, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन किसके मोटिव से हुआ कि इसका फायदा फर्म को मिलेगा। अब तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसी बात को इन्होंने घुमा के किसके लिए बोल दिया, पर्सनल्स के लिए, कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉइज का फायदा होगा। देखो, ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। भाई ऑर्गेनाइजिंग उंगली करती है किसको, क्रिएटिविटी को। भाई मैंने बोला ना कि आपको मैंने बैंक में पैसा जमा करने के लिए भेजा, तुम रोज जाके लाइन में लग जाओगे क्या? अगर तुम रोज लाइन में लगे हो ना तो बेटा तुम क्रिएटिव नहीं हो, नलायक गधे घोड़े हो। इफेक्टिव डेलीगेशन, इफेक्टिव अभी बोला इफेक्टिव, इफेक्टिव डेलीगेशन क्या होता है, मैं अपना काम अपने से नीचे वाले को दे दूं। अलाउ मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब टू देयर सबऑर्डिनेट्स। द रिडक्शन इन वर्कलोड बाय डेलीगेशन इज नॉट नेसेसरी because of limited capacity of individual, but also allow manager to develop a new method and ways of performing tasks। बेटा ये पूरी लाइन एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आई हुई है और इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बना है कि इसका मतलब बताओ। बोला क्या, मैं मैनेजर हूँ, मेरी बात सुनना, इस वाले पॉइंट के बेटा बिहाफ में बता रहा हूँ। बेटा मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजर हूँ बेटा, डन, ठीक है सर आप मैनेजर हो। बेटा मुझे एक काम मिला, अब मैं उस काम में एक्सपर्ट हो गया, क्या मैं अब भी वो काम करता रहूँगा? नहीं करूँगा, मैं उसमें एक्सपर्ट हो गया। मैं वाला काम किसको दे दूंगा, अपने सबऑर्डिनेट को। लेकिन मैं उसको तरीका नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा भाई आज से ये काम तू कर, आज से काम तू कर। हो सकता है वो उस काम को मेरे से ज्यादा अच्छा कर दे, हो सकता है मेरे से ज्यादा अच्छा कर दे, तो मैंने उसको दिया। लेकिन उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं और बड़े वाले काम कर लेता हूं। देखो सर, रिडक्शन इन वर्कलोड बाय डेलीगेशन, नीचे वाले को दिया, इज नॉट जस्ट नेसेसरी। सर ये जरूरी नहीं है सिर्फ, ये इसलिए भी है क्योंकि ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब मेरी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, मैं एक बार में एक ही काम कर सकता हूँ। अब इससे होगा क्या, अलाउ मैनेजर टू डेवलप न्यू मेथड एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। अब मैं नए तरीके ढूंढूंगा। अगला सर, डेलीगेशन ऑल्सो प्रोवाइड अ सबऑर्डिनेट द एबिलिटी टू डील विद इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस। अब ये वाला पॉइंट बेटा उस इंप्लॉई के लिए बोल रहा है जिसको ये काम मिला है। बेटा जिसको ये काम मिला है, इससे उसका क्या पता चलेगा, एबिलिटी टू डील, कि मैं जिस चीज को ऐसे डील करता था, देखता हूँ ये कैसे डील करता है। और इससे क्या होगा, हेल्प टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। कई बार होता है ना बेटा, हमने भी देखा है, कई बार हमने भी देखा जो नॉन डिजर्विंग हमें लगता है, कई बार वो कंपनी का ओनर बन के बैठा हुआ होता है, जो हमें लग रहा होता है बेटा नॉन परफॉर्मिंग है। ऐसे ही बेटा मैं आपको एक अभी ना कुछ क्लासेस के बाद में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा एक आदमी की। एक ऐसा आदमी जो एक होटल में वेटर था, वेटर, बताऊंगा किसकी कहानी, आज जाकर रिसर्च करना। वो होटल में वेटर था, उसने उस पूरे होटल चेन के मैनेजमेंट को इस तरीके से समझ लिया कि आज इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा होटल चेन का मालिक है। एंड इनिशियली ही वाज अ नौकर, एक होटल का नौकर आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, सॉरी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी होटल चेन का मालिक बन गया है। सर उसने क्या समझा, सर उसने इस सारी चीजों को समझ लिया बेटा। आगे सर, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इज द लास्ट पॉइंट। बेटा इसको पहले देख लो, उसके बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगा, पढ़ लेना, ठीक गधा। आओ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ये किसके पर्सपेक्टिव से हो रहा है सर, ये इंटरप्राइजेस के पर्सपेक्टिव से। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेस बाय इनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस। एक मिनट सर, क्या बोला, बोला सर ऑर्गेनाइजिंग किससे किसको मदद मिलती है सर, ग्रोथ में और डाइवर्सिफिकेशन। आप ग्रोथ समझते हो अपने आप को बड़ा करना, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अपने में नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करना। डन सर, दोनों का मतलब अलग अलग। ग्रोथ का मतलब जो कर रहे उसी में ग्रो करना, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जो कर रहे थे आज कोई और नई चीज कर लेना। इससे क्या होता है सर, इनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म। तुमने ट्रेडिशन को तोड़ के काम किया है सर, नए काम, टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज अच्छे से किया था। बेटा चाय वाले तो बहुत देखे थे, लेकिन कैसे एक चाय वाला इतना बड़ा चाय वाला बन गया। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमबीए चाय वाला, ही इज नॉट बहुत बड़ा,
ही इज नॉट वेरी बड़ा, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ। डन। इट अलाउ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू ऐड मोर जॉब्स, पोजीशन, डिपार्टमेंट्स एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट्स लाइन्स है। डन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आपके पास मैं कोई मिनट तो नहीं दे रहा, लेकिन बस जितना मैंने पढ़ा है अभी सुना दो, चले जाओ। डन। थैंक यू बेटा।